क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स 1 मार्क क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी होंगे और आपके अदर क्वेश्चंस भी होंगे, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं। सबसे पहले तो टू एन ऑर्डिनरी पर्सन पर्सनैलिटी डज नॉट इंक्लूड वंस इट। आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं मैनर ऑफ ड्रेसिंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, फिजिकल अपीयरेंस एंड रिपीटेशन। यानी कि इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, वो आपका ठीक है। ये जो सारी रिकॉर्डिंग मैं आपको ग्रुप में भी सेंड करूंगा, तो उससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन आंसर भी सारे प्रॉपर्ली मिल जाएंगे, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है बेटा। और इसके अंदर ऐसे टॉपिक जो आपके कट चुके हैं उनको मत करना। कार्ल जंग क्लासिफिकेशन पर्सनैलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंटलिटी। आई रिपीट, मेंटलिटी के बेस पर ही कार्ल जंग ने अपनी जो थ्योरी क्लासिफाई की है। जंग क्लैरिफाइड मोस्ट ऑफ द पीपल एज एम्बिवर्ट्स। मॉस्मोर्स एक्सट्रोवर्ट्स इंट्रोवर्ट्स की जगह सीधा इसका आंसर आएगा इसका एम्बिवर्ट्स। Which of the following qualities is characteristics of the offensive or personality trait? इसमें having a broad range of interest, बेटा रिकॉर्डिंग परमानेंट रहेगी इसके अंदर। हाँ, परमानेंट रिकॉर्डिंग रहेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे पास इसके लिंक हमेशा रहेंगे, आप कभी भी ले सकते हैं। इसके बाद आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओपन एज पर्सनैलिटी ट्रेट। इसके अंदर आपका हैविंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद एक्टिविस्ट मूवमेंट में ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ पेरिस और ब्लेम, कुछ भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से आपके जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे वो आपके इसके अंदर लगातार आते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसके एमसीक्यू के अलावा इसमें और किस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे एक्सट्रोवर्ट्स आर, तो इसके अंदर आपके तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ अबाउट। तो जो भी पेपर के अंदर एमसीक्यू आएंगे उनको आप बड़े ध्यान से देखेंगे करने से पहले, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और ऑप्शन पे कर दें और ऑप्शन सारे ही ठीक हो। तो ये इस बार हुआ था ऐसे पेपर के अंदर, इसलिए मैं आप लोगों को पहले से अलर्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना बेटा। अब देखिए इसमें एमसीक्यू मैंने ज्यादा से ज्यादा आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि हो सकता है कि इस बार आपका पेपर के अंदर एमसीक्यू ज्यादा आए, 50% हो जाए मे बी। अभी ऐसा कोई लेटर नहीं आया है लेकिन हो सकता है कि हो जाए। तो which of the following is a personality trait not included in big five? Your answer is aggressiveness. Interesting motivation does not be depend on reward and punishment. Which one of the following is not a technique for the externally motivation on the athlete to achieve a difficult goal? Making beginners follow the rules of discipline strictly. Aggressiveness is the place in the support thought. इसमें all of above. अब इसके अंदर देखिए 1 मार्क्स के वो क्वेश्चन जो कि आपकी डिफाइन के बेस पर कोई क्वेश्चन आ गया, कोई स्पेसिफिक चीज पूछ ली उन्होंने, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइन पर्सनैलिटी। डिफाइन पर्सनैलिटी, 1 मिनट रुकना बेटा। अब बेटा इसके अंदर आपके वेरी शॉर्ट आंसर जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन पर्सनैलिटी, 1 मिनट रुकना बेटा। ओके, what define personality? According to Ogburn and Nimcoff, the totality of the sentiments, attitude, idea, habit, skill and behavior of the individual is personality. पर्सनैलिटी की जब भी आप डिफाइन लिखोगे उसके अंदर ये चीजें जैसे खासकर सेंटिमेंट्स, एटीट्यूड, आइडिया, हैबिट, स्किल, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। हर एक आदमी का अपना अपना एक अलग बिहेवियर होता है, अपना एक अलग एटीट्यूड होता है, उसके अपने अलग सेंटिमेंट्स होते हैं। किन चीजों को वो लेकर सेंटिमेंटल है, हो सकता है कि तुम ना हो इन चीजों को लेकर, तुम उसके आइडियाज से एग्री ना करो। तो हर एक के अपने 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 आइडियाज होते हैं, अपना अपना नेचर होता है। तो इस तरीके के सभी के लोगों की अपनी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। इस तरीके से आप पर्सनैलिटी को इसमें डिफाइन कर दोगे। फिर आता है भाई मोटिवेशन क्या है, डिफाइन मोटिवेशन।
So motivation is defined by Morgan and King as referring to the state within a person or animal that drives behavior toward the some goals. So this is called the motivation. यानी कि चाहे वो एनिमल हो चाहे वो पर्सन हो, वो अपने गोल को पाने के लिए अपने बिहेवियर के अंदर कुछ ना कुछ चेंज लेकर आता है या अपने बिहेवियर को आगे की तरफ मूवमेंट करता है। तो इस तरीके से उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी भी जानवर को लगता है वो कितना भी अग्रेसिव, मतलब कितना भी खतरनाक, कितना भी डेंजरस नहीं है, लेकिन जब उसे लगेगा कि उसको ऊपर खतरा है तो उसके अंदर अग्रेसिवनेस आ जाएगी, उसके अंदर गुस्सा आ जाएगा, तो उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाएगा। उसको एक मोटिवेशन मिले कि तू जाके उस पर अटैक कर या तू यहाँ से कूद जाए या यहाँ से भाग। तो उसको एक मोटिवेशन मिल गई, चाहे वो इंटरनल मिले या एक्सटर्नल मिले। ऐसे ही एक पर्सन को सपोज कीजिए कोई लड़का है, वो भाग रहा है लेकिन जंप नहीं कर पा रहा, मैं उसको मोटिवेट कर रहा हूँ नहीं तुम कर सकते हो, तो मैंने एक्सटर्नल उसको मोटिवेट किया बाहर से। उसको एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, चौथी बार भी उसने किया, उसको लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए उसके बिहेवियर के अंदर जो चेंज आया, चाहे वो इंटरनल मोटिवेशन की वजह से आया है या एक्सटर्नल मोटिवेशन की वजह से आया है, तो लेकिन चेंज आया है, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। अब व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन? इसके अंदर आप क्या लिखोगे? द मोटिवेशन इज with an individual and guide him to perform better. It is based upon needs, interest, nature, emotions, social needs, etc. Next आपका extrinsic motivation may sometimes kill intrinsic motivation. Extrinsic motivation may kill intrinsic motivation sometime because the physical appearances of something has more influence on the mind of an athlete. इसका मतलब क्या हुआ? कहते कि पहले तो क्वेश्चन को समझिए। एक्सट्रीम मोटिवेशन कई बार इंटरेस्ट मोटिवेशन को किल करती है, खत्म कर देती है। कैसे खत्म कर देती है? क्योंकि कई बार फिजिकल अपीयरेंस जो हमारी होती है वो अलग होती है, और हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे माइंड को। जिस तरीके से एक एथलीट जब दूसरे एथलीट को बिल्कुल अपने पास आते हुए देखता है तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस एकदम चेंज होती है, और उसकी स्पीड में, उसकी फिजिकल कंडीशन में या उसके स्ट्रेंथ में या उसकी स्पीड के अंदर अचानक तेज आ जाती है। इस तरीके से एक्सटर्नल जो होता है वो इंटरनल मोटिवेशन में ऊपर हावी हो जाता है। तो व्हाट आर द टाइप ऑफ मोटिवेशन? देयर आर द टू टाइप ऑफ मोटिवेशन, इंटरनल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सटर्नल और एक्सटर्निक मोटिवेशन। आई होप आप लोगों को मोटिवेशन क्लियर हो गया होगा, इंट्रिंसिक और एक्सटर्निक यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल, पर्सनैलिटी और मोटिवेशन। इसके बाद बेटा इसके अंदर आपके 3 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, वो किस तरीके से आते हैं देखिए। एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसिंग adherence to exercise. The strategy to be followed for the enhancing adherence to exercises are: number 1, identify the situation in which you are likely to experience lapse in your exercise programs, such as travel, holiday, meeting, family obligations, illness, etc. Make the exercise session fun, interesting, and enjoyable. Third, use a realistic exercises schedule that work. 4, schedule the exercise along with a group or a club so as to avoid doing exercise alone. Give an adequate break during the intense exercises. तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रेटजी बना सकते हैं
एनहेंसिंग एंड्योरेंस ऑफ एक्सरसाइजेस के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछता है वो एक्सप्लेन द टू टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। नंबर 1, मानवपुरी, ये आपकी क्लास हाँ जी। टू टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशंस आर लेवल ऑफ एक्सप्रेशन एंड गोल सेटिंग, चाहे लेवल ऑफ एक्सप्रेशन बोल लीजिए या गोल सेटिंग बोल लीजिए। एज वी नो दैट द अचीविंग परफॉर्मेंस गोल इज अ साइन ऑफ competence that effective motivation positively, it is necessary to set realistic goals based on one's own abilities. Second, identify इंसेंटिव फैक्टर्स। देखिए पहले के अंदर आपको जो गोल सेटिंग होती है, जो आपकी परफॉर्मेंस होती है, उसको देखते हुए आपके जो मोटिवेशंस होते हैं पॉजिटिव होने चाहिए, पहली बात। सेकंड थिंग, आपकी जो रियलिस्टिक गोल्स बेस्ड होती है वो आपकी ओन एबिलिटी यानी कि आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना गोल कितनी जल्दी और कितनी तेजी के साथ अचीव कर सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिफाई द इंसेंटिव फैक्टर्स। इट इज एन एथलीट precise that any particular kind of experiences are available to him in a given sports, and he feels that these will be pleasant, enjoyable, or satisfying, then he will choose to participate in that game or sports and not any other। मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इंसेंटिव फैक्टर्स हैं इसके अंदर। इन द एथलीट perceives that any particular kind of experience are available to him in a given sports, and he feels that these will be pleasant, enjoyable, or satisfying, then he will choose to participate in that game or sports and not any। देखिए अगर किसी सेलेक्टर को ये कह दिया जाए और वो उस गेम का सेलेक्टर ना हो, हॉकी के सेलेक्टर को ये कह दिया जाए कि भाई आप क्रिकेट के लिए टीम चुनिए, और क्रिकेट जो हॉकी का सेलेक्टर होगा उसको यही नहीं पता कि भाई इसके अंदर प्लेयर कौन कौन से अच्छे हैं, किस किस की स्किल अच्छी है, तो वो कभी भी उस सेशन को एक एंजॉयबल, सेटिस्फैक्टरी, प्लेजेंट सेशन नहीं बना सकता, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि प्लेयर्स को किस तरीके से मुझे तैयार करना है। उसको अपने हॉकी के प्लेयर्स का तो पता है, बट क्रिकेट के प्लेयर्स का नहीं पता। तो इसलिए अगर सेम गेम का प्लेयर ही अपने सेलेक्टर बनता है तो उसको ये पता होता है कि पार्टिसिपेंट या पार्टिसिपेटर्स या पार्टिसिपेंट जो भी हैं उनको किस तरीके से गेम और स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेंट कराना है, किस तरीके से उनको सिलेक्शन देना है, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग देनी है, सब कुछ उसको पता हो। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आता है व्हाट इज meant by motivation, explain the different techniques of motivation for the higher achievement in sports। So motivation is a process which an individual is inspired or stimulated to act in a particular fashion on manner toward a particular direction। So technique of motivation, knowing your athlete, यानी कि आप अपने धावक को जाने, एथलीट को। Each athlete comes from a different background with various experiences and having different degree of maturity। नेक्स्ट, पहले को समझ लीजिए अच्छी तरीके से। देखिए हर एथलीट का अपना अपना अलग अलग बैकग्राउंड होता है, अपना अपना अलग जगह से वो आता है, सबका अपना अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, सबकी अपनी मैच्योरिटी लेवल अलग अलग होता है। सो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन और गोल सेटिंग, कि किस तरीके से आप उस एथलीट को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसका गोल सेट करेंगे, उसकी खुद की एबिलिटी के साथ। आइडेंटिफाई इंसेंटिव फैक्टर्स। देखिए इंसेंटिव फैक्टर्स मतलब इंटरनल फैक्टर्स जो in the athlete perceives that the particular kind of experience are available to him in a given sports, and he feels that these will be pleasant, enjoyable or satisfactory, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा था। Then he will choose
to participate in the games or sports and not any other. Next question इसमें आता है, explain the type of aggression in sports. There are two types of aggression in sports, instrumental aggression and second is hostile aggression. इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन जो होता है उसके अंदर आपको जो मेन चीज क्या आती है, इज इस टाइप ऑफ एग्रेशन इन विच बिहेवियर इज डायरेक्टेड एट द टारगेट एज आई मेंशन्ड टू एन एंड, लाइक इंजरिंग अ प्लेयर टू गेन अ competitive advantage or stopping an opponent from अग्रेशन. इंटरनल या इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो डायरेक्ट टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे प्लेयर्स को जब इंजरी हो जाती है तो उसको कई बार कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, तो किसी कोई दूसरा प्लेयर जो होता है, फुटबॉल में आपने देखा उस प्लेयर को कोई ना कोई कार्ड इशू कर दिया जाता है. उसी तरीके से अदर गेम्स, हॉकी में भी यही होता है. इसके बाद आपका आ गया हॉस्टाइल एग्रेशन. It is a type of aggression in which behavior is aimed toward another person. अब इसमें किसी दूसरे पर्सन को जो हिट किया जाता है, who has angered to provoked the individual and it himself. कई बार इसके अंदर अपने आप को खुद जानबूझकर भी चोट मारी जाती है. For example, hitting an opponent who has just been aggressive against the player, or it is generally preceded by anger. अक्सर आप फुटबॉल में देखिए, हॉकी में देखिए और रग्बी में देखिए, बहुत सारी ऐसी गेम्स होती हैं जिनके अंदर हम अपने अपोनेंट को जब हम देखते हैं कि वो प्लेयर ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है गेम को लेकर या हमारे प्लेयर्स के अगेंस्ट, तो हम उसको या कोई भी एक प्लेयर उसको हिट करता है क्योंकि उसको पता है ज़्यादा से ज़्यादा उसको कार्ड दिखाया जाएगा या बाहर निकाला जाएगा उस गेम से. लेकिन उस प्लेयर को जब अगर वो इंजर्ड हो जाता है तो उसको भी उस टीम से बाहर कर दिया जाएगा उस गेम के लिए, अगर वो इंजर्ड होता है. तो व्हाट आर द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एज गिवन बाय शेल्डन. द पर्सनैलिटी टाइप ऑफ बेसिस ऑफ द फिजिकल एट्रीब्यूट्स आर गिवन बाय विलियम हर्बर्ट शेल्डन. तो इसमें टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में आप क्या लिखोगे, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ. ये तीन तरीके की पर्सनैलिटी है. द एंडोमॉर्फ इज अ फिजिकली एक्वायर्ड round with wide hip, narrow shoulder, which make them pear-shaped. Lot of fat is spread across the body. They are sociable, fun-loving, tolerant, even-tempered, good-humoured, relaxed, and love food. एंडोमॉर्फिज्म आई थिंक ऐसा कुछ समझाने का नहीं है, क्लियर लिखा हुआ है. उनका जो फिजिकली जो फिजिक होती है, वाइड हिप्स होते हैं, नैरो शोल्डर्स होते हैं जो कि पियर शेप में होते हैं. लॉट इज फैट ऑन स्प्रेड अक्रॉस द बॉडी. दे आर सोशिएबल, फन लविंग, टॉलरेंस, इवन टेम्पर्ड, गुड हार्म. इस तरीके से आपका एंडोमॉर्फ आता है. अब आता है एक्टोमॉर्फ. दे आर क्वाइट एंड अपोजिट ऑफ एंडोमॉर्फ. They have narrow shoulder and hip, thin narrow face, high forehead, thin narrow chest, and every little body fat. Very little body fat. They are self-conscious, private introvert, socially anxious, intensive, emotionally restrained, and thoughtful. इसके बाद हमारा आता है मेसोमॉर्फ. इसके अंदर हम क्या देखेंगे, मेसोमॉर्फ के अंदर एक दे आर समवेयर बिटवीन एंडोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ. दे हैव लार्ज हेड, ब्रॉड शोल्डर, नैरो वेस्ट, मस्कुलर बॉडी, strong limbs and little body fat.
They are well proportioned, they are adventurous, courageous, assertive, bold, competitive, with a desire to dominate, take risk, rise to power. तो इस तरीके से हम शेल्डन के जो पर्सनैलिटी के टाइप हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन में 5 मार्क्स का जो चैप्टर 9 के अंदर क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 9 से वो किस तरीके से हैं, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल बेनिफिट, फिजियोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। नंबर 1, enhance mood, यानी कि exercises increase the supply of certain neurotransmitters in the brain that keep one's happy, as well as boosting endorphins, which are feel good chemicals. These chemicals help in uplifting the mood, uh, as well as boosting endorphin, which feel chemical. These are chemical help in uplifting the mood, thereby reducing depression. Reduces anxiety with stress. Exercise is correlated to the reduction in anxiety as exercises stimulate anti-anxiety effect. It removes the buildup of stress hormones in the body. Exercise also improve sleep, which help to reducing stress. Improve self-esteem. इसके अंदर exercises have positive influence in our preparation of themselves, providing a sense of accomplishment as the master skill, improve your body image and self-worth. It is a part of positive coping strategy. Now the emotional control exercise help to control the various emotions such as depression, anger, anxiety. It is also help to channelize to the emotion in a positive way. This help in the overall development of an individual. Next is keep mentality fit. Regular exercise prevents digestive diseases and then occur with the age. That prevents cognitive decline by keeping the brain healthy. As a result, a person doing regular exercise is mentally fit.